हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 ऑफ सोशल साइंस, जिसका नाम है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये वीडियो एग्जाम के टाइम देख रहे होंगे। तो बस इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने भी इस वीडियो को बनाया है कि आप एग्जाम के लिए इसको तैयार कर सको। और सिर्फ इतना ही नहीं, नोट्स भी हमारे कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आप ये वीडियो को देखोगे, इन नोट्स को पढ़ोगे और ये चैप्टर आपका पूरा रेडी हो जाएगा, है ना। तो बस इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और हर एक टॉपिक में हर एक वर्ड का जो मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सो देर किस बात की, बिना किसी देरी के करते हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। यार देखो, मीनिंग अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता हुआ होना चाहिए कि जो हमारा सोशल साइंस होता है इसका मतलब क्या होता है। मेन चैप्टर का नाम ही हमारा ये है और अगर हमें इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो कैसे चलने वाला है। क्वेश्चन तो ये किसी वर्ड के ऊपर आ सकता है कि व्हाट इज सोशल साइंस, है ना। तो सबसे पहले हम सोशल का मतलब समझेंगे कि सोशल का मतलब होता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। आप एक जो इंसान है, जैसे कि हम कौन है, सोशल एनिमल्स है ना। ये तो सबको पता है कि हम है सोशल एनिमल्स। और अगर हम लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, किस तरीके से हम अपने जो साथ में जो हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनके साथ लव करते हैं, उनके साथ अफेक्शन करते हैं, उनके साथ हम गुस्सा होते हैं, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज को हम बोलते हैं, हमारे बिहेवियर को हम बोलते हैं सोशल। के लोगों के साथ हम किस तरीके से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, साइंस का मतलब होता है स्टडी, जिसमें हम चीजों के बारे में एक सिस्टमैटिक वे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज को पहले ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हम उस चीज का क्या करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, समराइज करके कंक्लूड करते हैं। ये हम साइंस में पढ़ते हैं और साइंस को ही क्या बोला जाता है, स्टडी। तो बस जो सोशल एनिमल्स है उनके बारे में जो स्टडी होती है, उनके बिहेवियर के बारे में जो स्टडी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सोशल साइंस बोलते हैं। समझ आया। एक बार अब हम डेफिनेशन में रीड करेंगे कि इसका मतलब क्या दिया हुआ है। सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी। सिस्टमैटिक क्यों बोला गया इधर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सोशल साइंस होते हैं उसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, सोशल एनिमल्स या मतलब हमारे सोशल ह्यूमंस जो होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। और इसको साइंटिफिक क्यों बोला गया है, देखो हर वर्ड का मतलब जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वर्ड के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। वाई सोशल साइंस इज अ साइंटिफिक स्टडी, है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको उसका मतलब पता हुआ होना चाहिए। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा क्योंकि हर एक वर्ड का मतलब इधर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बने जो आपको इस इन नोट्स के या फिर इस वीडियो के बाहर से कोई भी क्वेश्चन बन जाए। बस लास्ट तक वीडियो में ऐसे ही बने रहना, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, है ना। बस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको बाकी की वीडियोस भी मिल जाए। चलो टॉपिक पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडीज। को साइंटिफिक स्टडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा हम इसको जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, हमारे पास जो एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस होने के वजह से जो हम एविडेंसेस से चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमारा साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं। किसका, ह्यूमन सोसाइटी का, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब सोशल रिलेशनशिप्स मतलब हम किसकी स्टडी करते हैं, सोशल रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने बताया, अपने आप रिश्ते किस तरीके से निभाते हो, आप किस तरीके से बिहेव करते हो। स्पेस एंड टाइम। स्पेस मतलब लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत करते हो, उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल नेचुरल जो हमारा साइंस होता है, नेचुरल साइंस कैसा, हमारा फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जैसा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है, वो हमारी जो नेचुरल साइंस होती है, जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, जो हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। वो किसमें करते हैं, हमारी नेचुरल साइंस में करते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हमारी बायो, हाँ बायो, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारा सोशल साइंस है, क्योंकि हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, ये करते हैं हमारे सोशल बिहेवियर के बारे में, ह्यूमंस के बिहेवियर के बारे में, है ना। विच स्टडी फिजिकल मैटर, सोशल साइंस डील्स विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशन। देखो इधर से लेके इधर तक भी हमने वही चीज पढ़ा है और इधर से लेके इधर तक भी क्या सेम चीज लिखी हुई है कि हम सोशल साइंस में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन क्या करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने रिलेशंस निभाते हैं और बिहेव करते हैं, ठीक है। अब जो सोशल साइंस है वो क्या करता है, साइंटिफिक इंक्वायरी करता है। क्या करता है, सोशल साइंस है वो साइंटिफिक इंक्वायरी करता है। साइंटिफिक इंक्वायरी कैसे करता है, देखो इट यूजेस एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। इस वर्ड का मतलब आपको पता हुआ ना, बहुत जरूरी है। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, एम्पेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन, एम्पेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हम एक्सपेरिमेंट करके जो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्व करते हैं हम चीजों को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एम्पेरिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इट यूजेस एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज, डाटा एनालिसिस एंड हिस्टोरिकल एविडेंस टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना। मतलब क्या है कि हम हमारी जो हिस्ट्री में जितनी भी चीजें हमारी दी गई है, हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उससे हमने पता लगाया कि डायनासोर्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, कैसे कि हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं, है ना। और ऐसे ही जैसे सोशल और जो डाटा एनालिसिस, जैसा कि मैंने इकोनॉमिक्स में बताया, तो हम एनालाइज करके चीजों को कंपेयर करके कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, हम पॉवर्टी वगैरह का पता करते हैं, ठीक है। जो हमारे इंडिया में किस तरह से पॉलिटिक्स काम करे, तो हम डाटा वगैरह का एनालिसिस करते हैं। जो हिस्ट्री में हमारे एविडेंस, मैंने फॉसिल का आपको एग्जांपल दिया ही हुआ है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, हमारा साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं, किसमें, सोशल साइंस में, है ना। अब क्या है आगे हमारा, एक मिनट, आगे क्या है हमारा, ह्यूमन सेंट्रिक। इट सीक्स टू आंसर व्हाई ह्यूमन सोसाइटीज फंक्शन द वे दे डू, हाउ इंस्टीट्यूशन फॉर्म एंड हाउ इंडिविजुअल चॉइसेस इंपैक्ट द कलेक्टिव गुड। मतलब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी जिस तरीके से काम करती है, वो क्यों करती है। हम सोशल साइंस में ये देखते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन सुबह रोज उठते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, ह्यूमन इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, इस सारी चीज की जो स्टडी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा सोशल साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्कोप की बात करें, अच्छा, स्कोप हेडिंग का मतलब अगर आपको देखो, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उस चीज का मतलब क्या होता है, हमें वो पता होना भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम स्कोप की बात कर रहे हैं, अगर आपको स्कोप का मतलब नहीं पता है, तो स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है हमारा बाउंड्रीज। क्या होता है, जो स्कोप का मतलब होता है वो होता है, जो हमारा स्कोप का मतलब होता है, वो स्कोप का मतलब होता है हमारा बाउंड्रीज, ठीक है। द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वास्ट एंड एवर एक्सपेंडिंग, इट इनकम, मतलब जो सोशल साइंस का जो हमारा हम बोल सकते हैं स्कोप है, वो बहुत वास्ट है। स्कोप मतलब बाउंड्रीज, मतलब हम सोच नहीं सकते, जो सोशल साइंस है वो इतनी ज्यादा वास्ट, इतनी फैली हुई है। सोशल साइंस हर जगह है, कि दुनिया में हम कहीं भी जाएंगे सोशल साइंस वहां होगी। दुनिया में हम देखो, कोई किसी भी चीज की भी हम बात कर ले, जैसे हम हिस्ट्री के बारे में बात कर ले, हमारी स्टोरीज जो हमारे एविडेंसेस है उनके बारे में बात कर ले, तो हम वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर ले, पॉलिटिक्स मतलब जो चुनाव वगैरह के बारे में बात कर ले, वो भी सोशल साइंस है। अगर हम बात कर ले हमारा कि किस तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में किस तरीके से हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारी जीडीपी क्या है, तो वो क्या है, सोशल साइंस है ना। तो ये सब क्या है, और ज्योग्राफी में हम कोई भी एरिया में मैपिंग वगैरह में हम देखते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया में हम चले जाए, लैंडस्लाइड्स के बारे में, फॉरेस्टेशन के बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, तो कोई भी जो बात है दुनिया में हर जगह कहाँ है, सोशल साइंस है। तो स्कोप क्या है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो क्या है, बहुत ही बहुत बड़ी है ना। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप इंटरेक्शन। इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब कि जो एक इंसान है उसका बिहेव किस तरीके से करता है, वो हम सोशल साइंस में देखते हैं। एंड इसके साथ साथ लोगों के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन का मतलब किस तरीके से मिलता जुलता है, किस तरीके से बातचीत करता है, वो क्या होता है, हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हाउ ह्यूमंस यूजेस फिजिकल स्पेस। मतलब स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की जो उनकी जो स्पेस है, वो उसको किस तरीके से वो यूज करते हैं, एक दूसरे के बीच में कितना भेदभाव कर रखते हैं, या फिर किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है। टेम्पोरल डेवलपमेंट, हाउ सोसाइटीज चेंज ओवर टाइम। टेम्पोरल मतलब क्या होता है, टेम्पोरल डेवलपमेंट मतलब समय के हिसाब से किस तरीके से लोग बाग अपने आप में क्या कर रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं। समय के हिसाब से कैसे, देखो क्या होता है कि पहले के जमाने में हम देखें तो पहले के जमाने में खाना चूल्हे पर बनता था, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ लोग क्या होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, और मॉडर्न होने के साथ साथ इंडक्शन आ गया है। इंडक्शन के साथ साथ पहले एलपीजी आया, एलपीजी के साथ साथ लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं किसको, इंडक्शन पे, है ना। तो ये क्या है, टाइम डेवलपमेंट ही तो है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, वन सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट, मार्केट्स एंड सोशल स्ट्रक्चर लाइक फैमिली और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं कि किस तरीके से मार्केट में काम हो रहा है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, और सोशल स्ट्रक्चर हमारा क्या, सोशल स्ट्रक्चर मतलब पार्क्स वगैरह, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर वगैरह हमारा एससी एसटी मतलब कास्ट किस तरीके से डिवाइड हो चुकी है, उनके साथ कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है, उनके साथ कहीं इक्वालिटी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इस सब के बारे में क्या करता है, सोशल साइंस बात करता है। चलो अब आगे, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा ये तो वही पार्ट जो अपन सबसे पहले पढ़ चुके हैं, ये वही दिया हुआ है।
ठीक है। फिर क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है हमारा रिलीवेंस के बारे में। रिलीवेंस मतलब क्या होता है? तो देखो, रिलीवेंस हमारे लिए रिलीवेंट क्यों है सोशल साइंस? क्योंकि ये क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करती है। क्या करते हैं ये जो करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। इट ट्रेन्स अस टू क्वेश्चन बायसेस, एनालाइज डाटा ऑब्जेक्टिव एंड लुक बियॉन्ड सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल इश्यू। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो सोशल साइंस है वो क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं? हम डाटा को एनालाइज करते हैं, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उस चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम उस चीज पे क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे सोशल इशू होते हैं, और सोशल इशू को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं चीजों के बारे में। ठीक है। फिर क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सोशल साइंस होता है वो हमारी क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सॉल्व कैसे करता है? सोशल साइंस प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क needed to address systematic problems like poverty, environmental डिग्रेडेशन, करप्शन एंड सोशल इनइक्वालिटी। देखो सबसे पहले तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, और अगर हमें वो प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता है कि जो वो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से अराइज हो गई है ना, तो हम कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम जनरेट कैसे हुई है, वो प्रॉब्लम अराइज कैसे, सॉरी जनरेट नहीं, वो प्रॉब्लम अराइज कैसे हुई है, और अराइज होने के बाद वो प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी। तो पहले हम सोशल साइंस में उस चीज की स्टडी करते हैं और हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोशल साइंस में कैसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? प्रॉब्लम जैसा कि हमारा पोवर्टी। पोवर्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि जो पोवर्टी है, पोवर्टी मतलब गरीबी जिसको हम बोलते हैं। पोवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। तो बहुत लोग हैं जो गरीबी रेखा के क्या है, पोवर्टी लाइन के नीचे। तो हम पोवर्टी को किस तरीके से, और पोवर्टी होती किसकी वजह से, गरीबी फैलती किसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। पता है पोवर्टी किसकी वजह से फैलती है? पोवर्टी फैलती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगार जो लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है। जब किसी के पास कोई काम नहीं होगा तो हम गरीबी तो हमारे यहाँ बढ़ेगी। तो मेन सोर्स क्या है पोवर्टी का? वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे लोगों को एम्प्लॉय करेंगे? हम उस चीज के बारे में, जैसे पोवर्टी है, हमने पता लगा पोवर्टी के बारे में, हमने सोशल साइंस में स्टडी करी तो हमें पता चला कि जो पोवर्टी है, पोवर्टी किसकी वजह से होती है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे दूर करेंगे? जब हम लोगों को क्या देंगे, काम देंगे। लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से जब हम क्या लगा, हटा देंगे, अन को हटा देंगे, मतलब लोग क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे। जब लोगों के पास काम आ जाएगा तो पैसे कमाने लगेंगे, और जब पैसे कमाने लगेंगे तो इजीली वो क्या कर सकते हैं, अपना जो डेली यूज का सामान है वो लेके अपने आप की जो डेली नीड्स है उनको क्या कर सकते हैं, फुलफिल वो कर सकते हैं। तो पॉवर्टी की हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी ना सोशल साइंस से, और इन्फॉर्मेशन तो सोशल साइंस से ही मिलती है ना। फिर उसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल डिफोरेस्टेशन। क्या है? डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जहां पे हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जब लोग क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। तो अब हम डिफोरेस्टेशन, हमने उसके बारे में पढ़ा कि डिफोरेस्टेशन होता क्या है। डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा कि अगर हम हमें ठीक करना है इसको तो हम पहले पेड़ हमें लगाना पड़ेंगे। ठीक है। वो बहुत सारे क्या करना है, जंगल की जो कटाई हो रही है उनको बंद करना पड़ेगा। तो ये कहां से, सोशल साइंस के बारे में पढ़ के ही पता चला। करप्शन, सबसे करप्शन का मतलब पता है क्या है? सबसे जो बहुत बेकार चीज है करप्शन, मतलब जो क्या करते हैं लोग, घूस घूस लेते हैं। क्या लेते हैं? घूस लेते हैं। कोई काम करना है यार, ये रख लो, आपका काम हो जाएगा, मतलब ये काम कर, जैसे पुलिस वाले हमारी गाड़ी पकड़ ले तो अरे यार हवलदार साहब 200 रुपए रख लो, जाने दो। तो ये क्या होता है, करप्शन होता है। तो करप्शन की जो मेन रीजन है उसका अगर हम पता कर लेंगे तो हम करप्शन को दूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस दुनिया, हमारे इंडिया से मेनली करप्शन हट सकता है। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में लोग इक्वल है या नहीं है। इक्वल मतलब क्या होता है? इक्वालिटी मतलब सबको बराबर अधिकार मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इक्वालिटी एंड इक्विटी क्या होता है, अभी हम आगे चल के लास्ट में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत अच्छे से हमारा एक डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन भी जिससे बन सकता है। तो इक्वालिटी क्या होता है हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर हमारा है अगला टॉपिक जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। कि इंडियंस के अकॉर्डिंग सोशल साइंस होता क्या है, हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनके हिसाब से जो सोशल साइंस होता है उसका मतलब क्या होता है ना। तो देखो क्या लगा हुआ है, स्टडिंग सोशल साइंस इन इंडिया रिक्वायर्स एन अप्रोच रूटेड इन द यूनिक हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ इंडियन सब। ठीक है।
ये क्या है, सोशल साइंस इंडिया में जो है ना वो किस चीज से रूटेड है, मतलब किस चीज से जुड़ी हुई है, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से, उनका जो कल्चर है, कल्चर मतलब जो उनका जो रहन सहन है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोसाइटी और इकोनॉमिकली वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके मार्केट्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारे और इनका क्या है, लैंडस्केप मतलब हमारा जियोग्राफी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो हम जो चीजों को पढ़ते हैं, ये सारी जो हमारा सोशल साइंस है वो किस चीज से रूटेड है, ये सारी चीजें रूटेड हमारी किससे, ये सारी चीजें रूटेड है हमारी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। तो इनका मतलब तो वही हुआ ना, लैंडस्केप, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल, है ना, हुआ ना। तो बस इंडिया में सोशल साइंस इन्हीं चीजों से क्या है, रूटेड, इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो इसको, वासुदेव कुटुंबकम। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इससे पूरा पूरा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, क्या मतलब होता है कुटुंबकम का। देखो, इंडियन थॉट हिस्टोरिकली एम्फसाइजेस दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो दुनिया है वो क्या है, एक परिवार है। क्या है, जो दुनिया है वो एक परिवार है। इस वर्ड का मतलब होता है जो दुनिया है वो एक परिवार है। देखो, एक चीज मैं थोड़ा इसको स्टॉप करके मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि देखो यार, यूट्यूब पे तुम लोगों को वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, बहुत वीडियोस मिलेंगी, ये कोई नहीं बताएगा, और मोस्टली टीचर्स बताते हैं, बट मैं एक तुम लोग को सीरियसली चीज बताऊं, वीडियोस देख के आप एग्जाम नहीं दे सकते। वीडियोस देख के आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को लर्न नहीं करोगे, एग्जाम में आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। वीडियो से आप समझ सकते हो चीजों को, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो, एग्जाम में आंसर्स नहीं लिख सकते हो, है ना। तो वीडियो को देखो, चीजों को, इन आंसर्स को अगर आप लर्न करो, इन टॉपिक्स को अगर आप लर्न नहीं करोगे, मैं पूरा लर्न करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट आप ये हेडिंग और इनका, जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट करके बताया, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इतना तो आप लर्न कर सकते हो, जिससे फिर आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर बना के लिख सकते हो, ठीक है। देखो, रीड करना बहुत जरूरी होता है, अगर एग्जाम में आपको नंबर्स चाहिए तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको रीड भी करना पड़ेगा। और ये जो नोट्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और भी आपको अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ आपको डीएम करना है और आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, है ना। तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या था हमारा, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, मतलब एक जो दुनिया है वो क्या है, एक परिवार है। दुनिया क्या है, दुनिया एक परिवार है। दिस ट्रेडिशनल कोर अलाइंस डायरेक्टली विद द मॉडर्न ग्लोबल सिटीजनशिप एंड इंक्लूसिविटी टॉट इन अ कंटेम्पररी सोशल साइंस। मतलब ये वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा एक थॉट है, ये बताता है कि दुनिया क्या है, एक परिवार है। और परिवार, और जैसे कि हम देखते हैं पुराने जमाने में जो फैमिलीज हुआ करती थी, जो फैमिलीज थी वो क्या होती थी, बहुत मतलब बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी जो साथ में रहती थी, है ना। कैसे रहती थी, साथ में रहती थी। और धीरे धीरे वो क्या हुआ है, ग्लोबल सिटीजन, मतलब क्या, धीरे धीरे वो फैमिलीज भी क्या होती जा रही है, मॉडर्न भी हम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट जो हम क्या कहे, सोशल साइंस हमारे इंडियन प्रोस्पेक्टिव से क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब जो इंडियंस है, हमारे इंडियंस वर्ल्ड को क्या मानते हैं, फैमिली मानते हैं। सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी, क्या है, सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। सिंथेसिस का मतलब अगर नहीं पता है तो लिख लो, सिंथेसिस का मतलब होता है हमारा मिक्सचर। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिलावट। दो चीजें हैं, दो चीजों को मिक्स करके हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथे दो चीजें कौन सी, दो चीजें, हमारा ट्रेडिशन और दूसरा हमारा मॉडर्निटी। क्या है, ट्रेडिशन और हमारा मॉडर्निटी। फिर क्या हमारा perspective involves analyzing how an India's perspective involves analyzing how an ancient heritage, colonial intervention, and modern democratic framework interact. For example, understanding how traditional village panchayats involved into constitutional local self government को समझ में आया, क्या लगा, सुनो बात को। देखो, क्या है, जो इंडिया का प्रोस्पेक्टिव है, मतलब इंडिया का जो नजरिया है वो ये है, उन्होंने वो एनालाइज किया है कि किस तरीके से जो हमारे पुराने समय में, जो हमारी बोल सकते हैं कि जो हमारी एंशियंट हेरिटेज है, ठीक है ना, तो किस तरीके से हमारे जो हमारी हिस्ट्री है उसने हमारे रहन सहन को इफेक्ट किया है। कोलोनियल, अच्छा कोलोनियल का मतलब क्या होता है, देखो जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर क्या करते थे, रूल किया करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे हमारे ऊपर रूल किया करते थे, तो उन्होंने हमारी इंडिया को क्या बना ली थी, अपनी कॉलोनी बना ली थी। क्या बना ली थी, कॉलोनी। एक छोटा सा वर्ड का मतलब समझाता हूँ, कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी देश किसी छोटे, कोई भी बड़ा देश जो डेवलप्ड देश है, किसी देश के ऊपर क्या करता है, राज करता है, तो जो बड़ा देश है वो उसकी क्या बन जाती है, जो छोटा देश जिसके ऊपर राज किया जाए वो उसकी कॉलोनी बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉलोनी। तो जो हमारा ब्रिटिश है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं,
तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की हम क्या बन गए थे, जो ब्रिटेन की कॉलोनी बन गए थे। कॉलोनी कौन थी? इंडिया। इंडिया क्या बन गया था? ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया था। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को जो ये जो रूल, ये जो रिलेशन होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं हमारा कोलोनियलिज्म। क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं हमारा कोलोनियलिज्म। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है। तो किस तरीके से कोलोनियल इंटरवेंशन हुआ था जिसकी वजह से हमारे इंडियंस को इफेक्ट किया था, है ना। एंड हमारा मॉडर्न डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क किस तरीके से, जो हमारा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी किस तरीके से काम है, अगला चैप्टर आपका डेमोक्रेसी आने वाला है, तो उसमें वो किस तरीके से हमें इफेक्ट करता है और किस तरीके से ये तीनों चीज, हमारा हिस्ट्री, ये हमारा कॉलोनियल इंटरवेंशन और हमारा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क किस तरीके से इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, सिंथेसिस मतलब किस तरीके से मिलके चलता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशन बोलते हैं। ठीक है, कि जो हमारा इंडिया इंडिया इन चीजों को किस तरीके से एक साथ में देखता है, किस चीज को, हमारा ट्रेडिशन को और हमारा मॉडर्निटी को किस तरीके से साथ में बनाए हुए रखता है। क्योंकि आप इंडिया में देखोगे जब कोई भी चीज चलती है तो अगर कोई मॉडर्न लोग है तो लोग बोलते हैं लो इनको रहने का ढंग नहीं है, वो इस तरीके से नहीं रह सकते हैं, मतलब वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं वैसे कपड़े पहन रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ होता है ना। तो इंडिया किस तरीके से हम अपना ट्रेडिशन, मतलब जो ट्रेडिशन उनकी जो परंपराएं है उनको भी साथ में मॉडर्निटी के साथ में बनाए हुए चलते हैं, है ना। ये क्या है? इंडियन प्रोस्पेक्टिव से दो हमारे हमने पढ़े, दो और बचे हुए हैं। क्या है हमारा? यूनिटी। ये आपका वही लिखा हुआ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या है? अनलाइक वेस्टर्न मॉडल दैट ऑफन हिस्टोरिकली सॉट कल्चरल होमोजेनिटी, द इंडियन पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन हाउ मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टी एथनिक पॉपुलेशन को एग्जिस्ट अंडर अ सिंगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। कुछ समझ नहीं आया ना? रीड करने से नहीं आएगा समझ। देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। जैसे कि वेस्टर्न मॉडल मतलब वेस्टर्न कल्चर में चलता है कि वहां पे अगर जैसे मान लो वेस्टर्न कल्चर में क्या है, एक ये मैप है और इधर पे एक सेम कास्ट के सेम लैंग्वेज वाले लोग, है ना, और जो सेम तरीके से दिखते हैं, ठीक है, वो सारे क्या रहते हैं? एक साथ में रहते हैं। उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? उसी चीज को हम बोल देते हैं हमारा देश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? देश या फिर कंट्री या फिर हम क्या बोल देते हैं? स्टेट बोलते हैं। जहां पे एक जैसे लोग क्या करते हैं? रहते हैं। जहां पे एक जैसे लोग रहते हैं उसको हम देश, कंट्री, स्टेट मतलब कुछ भी हम बोल देते हैं। लेकिन इंडिया में हमारा ऐसा नहीं है। अच्छा, होमोजेनिटी का मतलब नहीं पता है? तो होमोजेनिटी का मतलब होता है जहां पे एक जैसे लोग रहते हैं, जहां पे एक जैसे लोग रहते हैं, एक कास्ट के लोग रहते हैं, है ना। तो जो जैसा वेस्टर्न कल्चर्स में होता है, लेकिन ऐसा हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा कि वेस्टर्न कल्चर में होता है वैसा हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है? इंडियन पर्सपेक्टिव में हमारे फोकस किया जाता है मल्टी रिलीजन। मल्टी रिलीजन मतलब हमारे यहाँ कौन मिलेंगे? हिंदूज भी मिलेंगे। हमारे यहाँ कौन मिलेंगे? हिंदूज भी मिलेंगे। हमारे यहाँ कौन मिलेंगे? हमारे यहाँ मुस्लिम्स भी मिलेंगे। और मुस्लिम्स के साथ साथ हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी मिलेंगे। और क्रिश्चियन क्रिश्चियन के साथ साथ हमारे यहाँ अदर जो कास्ट होती है वो भी मिलेंगे। ऐसे बहुत कास्ट होती है, ठीक है। धीरे धीरे खत्म, एंग्लो इंडियंस मतलब बहुत मिलेंगे, है ना। सो हमारे यहाँ किसका पर्सपेक्टिव क्या है? हमारे यहाँ मल्टी रिलीजियस लोग मिलते हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक मतलब कितनी ही भाषा बोली जाती है हमारे यहाँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक भाषा वाले रहते हैं। हाँ, हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। बट हमारे यहाँ भाषा भी क्या बोली जाती है? अलग अलग तरीके की बोली जाती है ना। एंड मल्टी एथनिक, अलग अलग तरीके से लोगों का क्या होता है? रहन सहन होता है। मतलब लोग हर तरीके के क्या पहनते हैं? कपड़े वगैरह भी पहनते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन को और साथ में लोग अच्छे से मिलजुल के खुशी पूर्वक रहते भी हैं, है ना। अंडर सिंगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क मतलब जो हमारे यहाँ जिस तरीके से कानून, जिसको डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क किसकी वजह से? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे यहाँ सारे लोग क्या रहते हैं? एक साथ में रहते हैं। क्या है? आगे चल के जो हमारा डेमोक्रेसी चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा सोशल इकोनॉमिक रियलिटीज। क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा सोशल साइंस है वो हमारे लिए जरूरी क्यों? उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एबिलिटी क्या है कि ये जो सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज होती है उनको साथ में क्या करता है? उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि इन चीजों को इन चीजों को साथ में क्या करता है? एड्रेस करता है। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो मतलब सोशली भी, सोशियो मतलब सोशली भी एंड इसके साथ साथ इकोनॉमिकली। क्या? सोशियो मतलब सोशली भी और इसके साथ साथ इकोनॉमिकली भी। लिखा क्या हुआ है? एन इंडियन लैंड एक्टिवली एड्रेस इंडिजीनियस इश्यूज। कौन से इंडिया के जो इश्यूज है उनको क्या कर सकता है? इजिली एड्रेस करता है। कि कौन कौन से इश्यूज? जैसे कास्ट सिस्टम एग्जांपल है, फिर यही नहीं और भी होता है। जैसा कि कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम क्या होता है? जैसे जात पात होता है, ठीक है। तुम एससी वाले हो, एसटी वाले हो, ठीक है, तुम्हारी जात अलग है, हमारी जात अलग है, तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो, मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ये सब चीज हमारे यहाँ इंडिया में बहुत चलती है।
ठीक है। और ये क्या हुआ, हमारा सोशल इशू हुआ, कौन सा हुआ, सोशल इशू। एंड रूरल डिस्ट्रेस, मतलब गांव में क्या होता है, डिस्ट्रेस मतलब गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं जमीन को लेके, क्या किसके लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीनियन ट्रांजिशन मतलब एग्रीकल्चर में हम कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके आते हैं, एग्रीकल्चर में हम किस तरह से खेती को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये कौन सा इशू होता है, ये होता है हमारा इकोनॉमिक, कौन सा होता है, ये हमारा इकोनॉमिक इशू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, साथ में सारी इश्यूज को लेके क्या करते हैं, एड्रेस करने की एबिलिटी रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रिलीवेंस भी हमारा मतलब होता है। इसलिए जो सोशल साइंस है वो रिलीवेंस क्यों है, एक तो हमने पढ़ा हमारा सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी, जिसमें सोसाइटी सोशियो सोशल, इसके साथ साथ इकोनॉमिकल रियलिटीज को क्या करता है, इकोनॉमिकल इश्यूज को साथ में क्या करता है, एड्रेस करने की कोशिश करता है, एबिलिटी रहती है इसके अंदर। ठीक है, एंड हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज, ये क्या होते हैं, हमारे कास्ट होते हैं हमारे यहाँ, सिंपली सबको पता है, एसटी क्या होती है, एसटी क्या होता है, और ओबीसी और जनरल, ये सारी क्या होती है, हमारे कास्ट होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो क्या है, हमने पढ़ा अभी तक, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, हमने फिर पढ़ा था कि उसका स्कोप क्या होता है, जो कि स्कोप उसका बहुत बड़ा है, और फिर उसके बाद हमने देखा था रिलीवेंस के बारे में। रिलीवेंस में हमने क्या देखा था, एक तो हमने देखा था क्या, वासुदेव कुटुंबकम, कि जो वर्ल्ड है वो हमारी क्या है, फैमिली है, और ये क्या है, जो हमारा सोशल साइंस है, जो हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस है, वो क्या है, हमारा सिंथेसिस ऑफ है हमारा किसका, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो यूनिटी है, यूनिटी को बनाए रखता है, और डाइवर्सिटी, यूनिटी क्या है, डाइवर्सिटी में यूनिटी बनाए हुए रखता है। अलग अलग मतलब जो जात पात होते हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग होते हैं। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी सबको एक साथ बना के रखती है। और सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज क्या होता है, एक सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज मतलब सोशल और इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं उनको साथ में क्या करता है, साथ में बिल्कुल अच्छी तरीके से रिजोल्व या एड्रेस करने की एबिलिटी ये हमारा सोशल साइंस रखता है। ठीक है, अब बात आती है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, रिलीवेंस ऑफ सोशल साइंस इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में किस तरीके से हमारे लिए सोशल साइंस जरूरी है। रिलीवेंस मतलब होता है एबिलिटी, तो साइंस जो सोशल साइंस है उसके अंदर क्या एबिलिटी है कि वो हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, यूज होता है। तो सबसे पहले ये चार पिलर है, कौन कौन, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, सोशल साइंस ने ब्रेक किए हैं हमारे आर लाइफ एक्सपीरियंस इनटू फोर क्रूशियल पिलर्स। मतलब सोशल साइंस ने हमें चार पिलर्स दिए हैं, कितने दिए, सोशल साइंस ने हमें चार पिलर्स दिए हैं। वो चार पिलर कौन सा है, सबसे पहला पिलर है हमारा सोसाइटी। सोसाइटी में हम क्या फोकस करते हैं, वो जो पिलर है उसमें फोकस किया जाता है ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, सोशल नॉर्म्स के ऊपर, और इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स होता है कि जो हमारे यहाँ ह्यूमन से इंसान है वो किस तरीके से लोगों के साथ क्या करते हैं, रिलेशनशिप निभाते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कल्चर मतलब क्या होता है, कल्चर मतलब जो हमारी परंपराएं चलती हुई आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में। जो क्या है, सोशल नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब क्या होता है, नॉर्म्स हम बोल सकते हैं, नॉर्म्स मतलब, वन सेकेंड, हाँ, नॉर्म्स मतलब क्या होता है, नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स, जो हमारे यहाँ चलते हुए आ रहे हैं, परंपराएं, कल्चर को हम परंपरा बोलते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स मतलब जैसे कि हमारे हिंदू मतलब जो हमारी हिंदू की परंपरा होती है कि कोई भी चीज किस तरीके से होती है, अच्छी बात है, जिसको हम नॉर्म्स को हम प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, है ना। एंड इंस्टीट्यूशन मतलब जो पहले के इंस्टीट्यूशन वगैरह चलते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की पढ़ाई वगैरह होगी, और भी इंस्टीट्यूशन, टेम्पल्स वगैरह, मॉस्क वगैरह, ये सब। ठीक है, हम इसको पढ़ते क्यों है, इसको हम पढ़ते हैं इसलिए, हेल्प एंड कॉम्प्रिहेंड सोशल शिफ्ट्स, रिजॉल्व कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मूव अवे फ्रॉम प्रेजुडिस टुवर्ड सोशल हार्मनी। मतलब हम सोसाइटी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, इस पिलर को पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में हम सोशल इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो पहला पिलर क्या है हमारा, पहला पिलर है हमारा सोसाइटी। दूसरा पिलर क्या है हमारा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हम क्यों पढ़ेंगे यार, इन्वायरमेंट हम इसलिए पढ़ेंगे कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री के अंदर जो भी क्या है हमारा लैंडस्केप वगैरह है, हमारा जो एग्रीकल्चर वगैरह, हम उसको क्या कर सके, सेव करके रखते हैं। जैसा कि हमारा देखो, हम क्यों पढ़ते हैं, ये फोकस करता है फिजिकल लैंडस्केप के ऊपर। ये हमारे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज मतलब हमारे जैसे हमें वेजिटेबल्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं, हमें हमारी जमीन से मिलते हैं। ठीक है, अगर हमें नमक चाहिए तो वो हमें क्या मिलते हैं, समुद्र वगैरह से मिलते हैं, माउंटेन सॉल्ट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, फिर हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, हमें लकड़ियां मिलती है, वो पेपर मिलते हैं, वो कहाँ से, लकड़ियों से मिलते हैं। तो मतलब हमारा हमारे बहुत सी ऐसे रिसोर्सेज है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन और नेचर के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होने चाहिए उसके बारे में हम कहाँ से पढ़ते हैं, हमारा ये पिलर में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, कि अगर हम ज्यादा लकड़ियां काट देंगे तो डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, पेड़ों की कमी होने की वजह से फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन वगैरह भी होता है ना। तो इसलिए ये क्या करता है, हमें स्टडी करता है, इस पिलर में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, एनवायरमेंट के
बारे में। क्यों करते हैं हम स्टडी? हम इसलिए करते हैं फॉर क्रूशियल आइडेंटिफाइंग क्लाइमेट चेंज रिस्क, मैनेजिंग रिसोर्सेज डिप्लीशन एंड बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल सेफ्टी। जस्ट अभी मैंने आपको बताया ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में कि अगर हम हद से ज्यादा पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, एंड बाकी की और भी चीजें कि अगर हम कोई भी चीज ज्यादा एक्सेस वे में, देखो हर चीज अच्छी होती है, अगर हर चीज एक लिमिट में हम करते हैं तो अच्छा होता है, बट अगर जरूरत से ज्यादा हम करने लगे ना तो वो चीज हमें हार्म करने लगते हैं, जैसा कि हमारे घर वाले हमें भी समझाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चीजों को देख के काम करना चाहिए, एक लिमिट तक काम करना है। तो वही चीज ये पिलर भी बताता है, एनवायरमेंट से हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना एनवायरमेंट को हार्म ना करे, क्योंकि अगर एक्सेस वे में अगर हम लेंगे तो एनवायरमेंट हमें क्या करने लगेगा, हार्म करने लगेगा, है ना। फिर अगला पिलर क्या है, दो पिलर हमने पढ़ लिया, हमारा सोसाइटी और एक हमारा एनवायरमेंट। तीसरा पिलर जो है हमारा वो है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी किसकी होती है, इकोनॉमी एक कंट्री की होती है। अच्छा, इकोनॉमी का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो मैं इधर मतलब समझा दूं। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जहां से हम पैसा कमाते हैं और जहां पे हम पैसा खर्च करते हैं। वो सिस्टम क्या है, हमारे इंडिया की कंट्री में हम मार्केट से पैसा कमाते हैं, मार्केट से में ही खर्च करते हैं ना, तो वो क्या होती है, इकोनॉमी। इकोनॉमी से मार्केट नहीं होता, मार्केट एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इकोनॉमी एक पूरे देश की होती है जिसमें हम जहां से अर्न करते हैं पैसा, एक सिस्टम को बोलते हैं हम क्या, इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फोकस एरिया, ये फोकस किस पे करता है, प्रोडक्शन, मतलब जो चीजें बनाई जा रही है वो किस तरीके से बनाई जा रही है, ये फोकस करता है चीजों के ऊपर कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उनको जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि उनका कंजम्पशन एक गुड वे में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखो जैसे एक फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अगर आपने देखा होगा एक रिन का व्हाइट कलर का आला आता है, क्या आता है, आला आता है, तो उसका क्या है, वो बनाया गया है कपड़ों को साफ करने के लिए, कपड़ों पे जो स्टेन्स होते हैं, दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, तो हार्श स्टेन्स जो होते हैं उनको साफ करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आप देखो कि जो वो आला होता है उससे क्या किए जाते हैं, नशे किए जाते हैं, एडिक्शन होने लगा है उसका। ठीक है, तो यूज उसका कुछ और था उसका, लेकिन मिस यूज हो रहा है, तो उसके बारे में कंजम्पशन कैसा हो रहा है और वो हार्म तो नहीं कर रहा है लोगों को, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स कहाँ से आएंगे, कहाँ कहाँ से हम यूज करेंगे रिसोर्सेज, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, वाई स्टडिंग इट मैटर, हमें हमें इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अपन को बताता है कि मार्केट्स किस तरीके से काम करते हैं, ये हमें बताता है द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट किसका कारण होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही क्या होती है, पॉवर्टी मतलब गरीबी आती है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की जब गरीबी आती है और इसके साथ साथ अगर हमें क्या, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, हाँ, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। एंड हाउ नेशन जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, मतलब कि जो हमारा जो देश है, हमारे देश में जो लोगों की वेल्थ होगी वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, हमारे यहाँ लोग कितना पैसा कमाएंगे, कितना टैक्स देंगे, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, देखो जैसे आप इमेज में देखोगे, इमेज में एक साइड अनएम्प्लॉयमेंट है, एक साइड इन्फ्लेशन है, तो इस चीज को हम कैसे बैलेंस करके चलेंगे कि ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जब हमें इकोनॉमी के बारे में, हम इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा अच्छे तरीके से जान पाएंगे, है ना। देखो ये प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, फिर इसको हम किस तरीके से प्रोडक्शन को, मतलब ये एग्रीकल्चर से, हम एग्रीकल्चर हो रहा है, फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा इमेजेस बहुत अच्छी अच्छी है, आप इमेजेस को एक बार रीड करोगे, इमेजेस को समझोगे, इमेजेस में हर चीज का मतलब दिया हुआ है। फिर हमारा गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब देखो सबसे पहले हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एनवायरमेंट, तो सोसाइटी के बारे में हमने सिविक्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, सिविक्स नहीं सॉरी, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ज्योग्राफी के बारे में, फिर उसके बाद हमने इकोनॉमी के बारे में, और अब ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये किसके ऊपर फोकस करता है, पावर स्ट्रक्चर की है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया की जो कंट्री है, उसमें पावर किसकी चल रही है, किसकी आएगी पावर, वो कौन राज करेगा, उसमें लॉज कानून कैसे बनेंगे, लोगों के जो हक होते हैं, हक राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट जिसको हम बोलते हैं, फंडामेंटल राइट के लोगों का जो जीने का जो कुछ हक है वो इंसान के क्या होते हैं, खुद के होते हैं, जो हमें कौन देता है फंडामेंटल राइट्स, वो हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन देता है, वो राइट्स हमें देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। और स्टेट मशीनरी, और हमारे इंडिया में जो भी चीजें होती है वो किसकी वजह से होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है, मदर ऑफ ऑल लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मदर ऑफ ऑल लॉ भी बोला जाता है ना। तो हमारे यहाँ स्टेट मशीनरी, स्टेट मशीनरी क्या होता है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट, इधर स्टेट का मतलब ये पूरा हम इकोनॉमी जब पढ़ेंगे उसमें हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट होता है। क्या होता है, तो किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, लोगों के हक क्या है, कानून किस तरीके से बनेगा, या फिर किसकी पावर चलेगी, किस तरीके से चलेगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सिटीजन को क्या करता है, पावर देता है
क्या करने के लिए? टू अंडरस्टैंड देयर फंडामेंटल राइट्स, वो अपने राइट्स के बारे में जान पाए, उनकी ड्यूटीज क्या है अपने नेशन के लिए, उनके ड्यूटीज क्या है नेशन के लिए। उन्हें अगर कभी भी, जैसे एक ड्यूटी मैं बता दूं आपको, एक ड्यूटी होती है कि जब भी आपके देश को अगर आपकी जरूरत होगी इमरजेंसी के टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे, तो वो आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। ये आपकी क्या बनती है? ड्यूटी बनती है अपने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने का। द सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग एंड हाउ टू होल्ड पब्लिक अथॉरिटीज अकाउंटेबल, मतलब अगर कोई सरकारी, जैसे पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब क्या था? सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो दफ्तर होते हैं, अगर उनकी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक की क्या करें, वो बात सुने। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप क्या कर सकते हो? उनकी कंप्लेन कर सकते हो, और फिर पब्लिक अथॉरिटीज क्या काम कर रही है उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसा कि जिसके लिए हमारा क्या होता है? आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी हमारे लिए होता है। ये सारी चीजें होती है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे चल के हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इस चैप्टर में ये रिलेवेंट नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस एंड देयर इंटरकनेक्शन। डिसिप्लिन मतलब द सोशल साइंस इज अ इंटीग्रेटेड अम्ब्रेला, मतलब ये क्या है? सबको साथ में लेके एक अम्ब्रेला, एक छाता है जिसमें चार चीजें मेनली है हमारी: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें फोर प्राइमरी कोर है, जो कि मैंने फोर प्राइमरी कोर डिसिप्लिन है। कौन कौन से? while they approach human life differently and they are deeply interconnected, ये क्या होते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा क्या है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ईच डिसिप्लिन, मतलब हम हर चार जो डिसिप्लिन है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम क्या है, थोड़ा मैं स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है। इसके साथ साथ अब क्या, वो पार्ट है आपका कि हिस्ट्री से ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कि जो अर्थ की, हमारा चैप्टर ही है अर्थ सरफेस के बारे में, तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो सरफेस में किस तरीके से बनी हुई है, कहाँ, कौन सी चीज से क्या है, हमारे यहाँ जो हीट है वो क्यों होती है। ठीक है, पानी कहाँ से आता है, ये सब के बारे में। ठीक है, हम पढ़ते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स के बारे में कि जो हमारे यहाँ, जैसे हमारा लैंड है तो वो किस तरीके से काम करता है, जो हमारा आसमान है, आसमान में किस तरीके से कौन कौन सी गैसेस वगैरह है, किस तरीके से काम करते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स है वो किस तरीके से एक दूसरे से क्या करते हैं, हमारे एक दूसरे से नहीं, हमारे एनवायरमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका स्कोप, स्कोप मैंने क्या बताया? स्कोप मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज होता है। ये क्या कवर करता है? फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करता है। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब देखो फिजिकल मतलब क्या होता है? जिस चीज को हम छू सकते हैं, जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या करता है? लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म मतलब जमीन वगैरह किस तरीके से, जमीन के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लाइमेट मतलब रिवर्स, नदियों के बारे में पढ़ते हैं, मौसमों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में क्या पढ़ते हैं? हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं कि जो पॉपुलेशन है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन की, हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन वगैरह है। ठीक है, अर्बन प्लानिंग मतलब जैसे गांव से लोग शहर में आ रहे हैं तो किस तरीके से हम प्लानिंग करें कि जिससे पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो लोग बाग अच्छी तरीके से रहे, ज्यादा ट्रैफिक वगैरह ना हो, ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से लोग बागों को दिक्कत ना हो, उनके लिए पूरे रिसोर्सेज हो, खाना वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसकी प्लानिंग करने में। एग्रीकल्चर मतलब किस तरीके से खेती वगैरह हो गई, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं हमारे ज्योग्राफी के अंदर। फिर हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल, अच्छा क्रोनोलॉजिकल अगर आपको नहीं पता है तो क्रोनोलॉजिकल, अच्छा हाँ, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? डे टू डे। क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है हमारा डे टू डे। क्या होता है? रोज रोज, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या बोलते हैं? रोज। तो डेली के जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट, जो पास्ट में जो इवेंट्स वगैरह हुए तो उनका क्रोनोलॉजिकल जो रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा उस सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी इवेंट हमारे हुए उसकी स्टडी को, उसको एनालाइज करना, सोसाइटी कैसे चेंज होती है, अडेप्ट करती है चीजों को। ठीक है, और पेरिश ओवर टाइम, किस तरीके से अपने आप को समय के साथ क्या करती है? ढालती है। ये सब चीज हम किसमें पढ़ते हैं? हमारे हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पास्ट में जो भी इवेंट्स वगैरह हुए हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसका स्कोप क्या होता है? इसका स्कोप होता है कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं किसको? पॉलिटिकल रेंज को, सोशल मूवमेंट्स को, इकोनॉमिक ट्रांजिशंस को, कल्चरल एवोल्यूशन को, एंड द रूट कॉज ऑफ हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट्स, के किस तरीके से हमारे हिस्ट्री में ये चीजें हुई हैं, घटी हैं। ठीक है, तो इनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि फ्यूचर में आने वाले, अगर हमारे कुछ फ्यूचर के जो इवेंट्स होते हैं अगर उनमें भी कोई चीज ऐसी हुई तो हम उनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। हमें पता होता है कि पास्ट में ये चीजें हुई है तो हम इनको इस तरीके से क्या कर लेंगे? ठीक कर लेंगे, है ना। फिर अगला है हमारा पॉलिटिकल साइंस। क्या है? पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सिस्टम, पावर डायनेमिक्स एंड सिविक लाइफ। हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, किस तरीके से हमारे
जो राइट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, हम कितनी कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक है, पूरी जो पावर वगैरह है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में क्या पावर है ना, और इसके साथ साथ अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। स्कोप क्या होता है इसका, इट एनालाइज कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल थ्योरीज, लिबर्टी, जस्टिस एंड इक्वलिटी, सबको बराबर अधिकार मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, सबके साथ जस्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है, सबके सबको आजादी है या फिर नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे देश बाहर के देशों के साथ किस तरीके रिलेशन है, जैसे यूएसए के साथ कितने कैसे संबंध है हमारे, रशिया के साथ हमारे कैसे संबंध है, चाइना के साथ कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ तो कैसे ही है ना, जो हमारा एक दूसरा बेटा है ना। और रिलेशंस की अगर हम बात करें बाकी के जितने, जैसे हाँ मेलोडी इटली के साथ हमारे कैसे रहे, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। एंड पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज चूज टू यूज स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। के मतलब इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी है, जो सोसाइटी के बीच में हम किस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके साथ साथ उनकी जो वेल्थ है वो किस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन उनका कैसा होगा, एंड इसके साथ साथ जो अलग अलग पीपल है वो किस तरीके से कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब, अच्छा आपको कमोडिटीज का अगर मतलब नहीं पता तो कमोडिटीज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट जो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से वो यूज करेंगे, अपनी वेल्थ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से अपने पैसे को सेव करके रखेंगे, किस तरीके से वो इन्वेस्ट करेंगे, कितना वो प्रॉफिट कमाएंगे, कितना नहीं कमाएंगे, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये क्या करता है, इनकम्पासेस माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करते हैं इंडिविजुअल चॉइसेस के बारे में, बिजनेस डिसीजंस के बारे में। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल ग्रोथ की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, डेवलपमेंटल पॉलिसीज की बात करते हैं। देखो इकोनॉमिक्स हमारी दो टाइप की होगी, इकोनॉमिक्स एक बार अच्छे से मैं आपको समझ, इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। क्या होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। वहीं जो हमारा मैक्रो होता है वो पूरे हमारे मार्केट के बारे में बात करते हैं, वो पूरे हमारे किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमी की कैसे ग्रोथ हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। माइक्रो कैसे बात करते हैं, मान लो एक बात करिए हमारा कि एक कोई भी पर्टिकुलर सीमेंट का बिजनेस है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा, उसको किस तरीके से बेच रहा है। जैसे हमारे मान लो झांसी के बारे में, जैसे हम झांसी से, तो हमारे झांसी के बारे में बात हो रही है तो वो माइक्रो हुआ। लेकिन अगर पूरे इंडिया के बारे में बात हो रही है तो वो क्या होता है, हमारा मैक्रो होता है। अभी से मैं आपको इसे इतना ही समझा सकता हूँ, ठीक है। आगे हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब समझाएंगे। बस एक बार सुन लो, इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। जिसमें जो माइक्रो होता है, जैसे कि हम झांसी के बारे में मार्केट में बारे में बात करेंगे तो वो क्या हुआ, माइक्रो हुआ। लेकिन हम इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हुआ, हमारा मैक्रो हुआ, ठीक है। फिर अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा, ये हमने क्या कर दिया, एक समराइज करता है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके आए हम, क्या लेके आए हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके आए कि एक एग्जांपल को लेके किस तरीके से उसने चारों जो हमारे डिसिप्लिन है उसको किस तरीके से इफेक्ट किया है। क्या, एक हम एग्जांपल लेके आए हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, जो जिसने चारों जो हमारे डिसिप्लिन है उनको क्या किया है, इफेक्ट किया है। कैसे, हम ये बता रहे हैं कि कैसे जो हमारे चार डिसिप्लिन है वो इंटरकनेक्टेड है। तो सोशल साइंस के जो डिसिप्लिन है वो किस तरीके से इंटरकनेक्शन है हम ये पढ़ रहे हैं। ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन सकता है सीधा सटीक, आपसे सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाउ डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो सटीक आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इसको, अच्छा ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। देखो जब पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब जैसे ही अंग्रेज हमारे यहाँ से गए थे, पहले तो उन्होंने, हमारे यहाँ क्या होता था, पहले बहुत खेती हुआ करती थी, हर कोई क्या करता था, हर कोई हमारे यहाँ पे खेती किया करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या किया था, हमारी जो एग्रेनियन इकोनॉमी थी, एग्रेनियन इकोनॉमी को क्या बना दिया था अपना, मतलब यहाँ से क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे, वो कहाँ लेके चले जाते, ब्रिटेन लेके चले जाते थे। और हमारे यहाँ जो फूड क्रॉप थी, फूड क्रॉप कौन सी होती है, जिनसे खाना प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उन्होंने हमारे यहाँ की फूड क्रॉप जो थी उनको हमारी कैश क्रॉप में कन्वर्ट किया था। कैश क्रॉप क्या होती है, कैश क्रॉप वो होते हैं जिससे पैसा कमाया जाता है। जैसे कि हमारी कैश क्रॉप, हमारी जूट, जूट हुई, कॉटन हुई, जिससे खाने की खेती तो नहीं होती है, जिससे हमारा
इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में क्या बना है, जूट कॉटन वगैरह की खेती होने लगी, जिससे वो ले जाते हैं वहां पे फैक्ट्रीज में यूज करके, वहां से क्या कमाते थे, प्रॉफिट कमाते थे, है ना। तो इससे उन्होंने पहले वो कैश क्रॉप में कन्वर्ट किया, तो फिर हमारी जो खेती है वो बन जा, मतलब खेती इतनी अच्छी नहीं होती थी। और फिर जो हम एक ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी सरकार थी, उन्होंने क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया, क्या लेके आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया, जिसमें क्या होता था, HYV सीड्स लेके आया। वो क्या लेके आया, HYV सीड्स लेके आया, जो ऐसी सीड्स थी जो एक, मतलब ये समझ लो एक मॉडर्न एरा लेके आया, जिसमें हमारी फसल को, अगर हमारी फसल इतना गेहूं उगाती थी, तो अब वो HYV सीड्स की वजह से इतना गेहूं उगाने लगी, ठीक है। और भी ये डिटेल में वो इकोनॉमिक्स में हम इस पार्ट को पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। ज्योग्राफी को किस तरीके से इसने इफेक्ट किया, ट्रिगर्ड बाय ग्रीन, सॉरी, ग्रीन रिवॉल्यूशन इतना बड़ा टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे, तो अगर मैं समझाने बैठूंगा तो आपका बहुत टाइम इसमें हो जाएगा। ज्योग्राफी को कैसे इफेक्ट किया, ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन एंड और रिवर बेसिन इन पंजाब एंड हरियाणा। ये क्या है, हम इस, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ये किसके बेसिस पे आया था, दो सिटीज के बेसिस पे आया था, दो स्टेट के बेसिस पे, हरियाणा और पंजाब के बेसिस पे आया था। हिस्ट्री को कैसे इसने इफेक्ट किया, बोर्न आउट ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी क्राइसिस इन 1960। इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे यहाँ एग्रेरियन इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर जो हमारी फूड क्रॉप थी उसको कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया, तो ज्यादातर कैश क्रॉप उगाने लगे, ठीक है ना, खाना तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा था, तो वहां पे क्या फूड क्राइसिस हो रहे थे, लोगों के लिए खाने को कुछ नहीं बचा था, ठीक है। तो वो हिस्ट्री को उन्होंने क्या किया, इफेक्ट किया। तो फिर उसके बाद क्या लेके आए हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, जिससे जो अनाज है और भी फूड क्रॉप्स है वो क्या है, इतने की जगह बल्क में क्या होगी, उतनी ही जमीन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगी। इकोनॉमिक्स को कैसे, इन्वॉल्व हैवी इन्वेस्टमेंट इन हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV सीड्स, जैसा कि मैंने आपको इधर अभी बताया, HYV सीड्स लेके आए उन्होंने, इन्वॉल्व करी, जिससे क्या है कि उतनी ही जमीन पे उतनी ही फसल में ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, फूड प्रोड्यूस, सीड्स डाल देंगे हम, जिसकी वजह से फूड की जो क्रॉप्स है वो प्रोड्यूस होगी। सब्सिडीज लेके आए, सब्सिडीज क्या होता है, किसानों को सब्सिडीज दी है कि अगर मान लो कि 100 रुपए का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उनको क्या देगी, सब्सिडीज देगी। क्या देगी, सब्सिडीज, मतलब जब हम पैसा, डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट को हम सब्सिडीज बोलते हैं, ठीक है। फार्म फार्म प्राइसिंग मैकेनिज्म मतलब सस्ते दामों पे क्या करेगी सरकार, गेहूं लेगी, किससे, फार्मर से। क्या लेगी, फार्मर से। तो एक क्या है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या लेके आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब रूल्स वगैरह लेके आई थी, जिसको हम क्या सब्सिडीज एंड फार्म प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में कैसे, शेप्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन लेजिस्लेटिव सपोर्ट एंड जियोपॉलिटिक्स इंटरेक्शन विद फॉर विथ इंटरेक्शन विद फॉरेन डोनर्स। मतलब सरकार के पास जब सामने क्राइसिस आ गए, तो सरकार कहाँ गई थी, वर्ल्ड बैंक के पास गई थी। वर्ल्ड बैंक से जाके उन्होंने क्या लिया, लोन्स वगैरह लिया, है ना। लोन्स लेने के साथ साथ उन्होंने फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन किया, और न्यू क्या लेके आए, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह किसकी वजह से आई, हमारे पॉलिटिकल साइंस की वजह से ही आई है। न्यू टेक्नोलॉजीज जो वगैरह है, हमने बाहर के देशों के साथ इंटरेक्शन किया कि क्या किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ फसल को उगाने के लिए चीजें लेके आ सकते हैं, है ना। फिर अगला क्या है हमारा, फिर हमारा गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस। क्या है, गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस। क्या है, व्हेन स्टडीइंग ह्यूमन सोसाइटीज एंड फॉर्मुलेटिंग पब्लिक पॉलिसीज, सोशल साइंस रिलाइज ऑन 4 नॉन-नेगोशिएबल कोर वैल्यूज। दीज पैरामीटर इंश्योर ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ। हमारे पास 4 ऐसी चीजें हैं जो क्या करेंगी, हमारी इकोनॉमिकली सोसाइटी में हमें क्या करवाएंगी, ग्रोथ करें। जैसे हमारा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पेक्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस इन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर एंड सोशियो कल्चर backgrounds. In an NCERT context, diversity is treated as an asset that enriches the democratic fiber of our country. मतलब इधर क्या है कि हम अपने क्या करें, जो हमारी अलग अलग, जैसे रिलीजन है, हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन है, हमारे यहाँ अलग अलग रेस के लोग हैं, हमारे यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग जेंडर के लोग, रेस मतलब कास्ट वगैरह होती है, ठीक है, ठीक है, अलग अलग रेस मतलब अलग अलग कलर के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब हम लोग बदलाव लेके आ सकते हैं, ठीक है। हम कैसे, लोग जैसे भेदभाव होते हैं, उस भेदभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी मतलब इंश्योरिंग दैट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज वुमेन, physically challenged individual, minorities and economically weaker section are actively brought into mainstream discussions, educational spaces and economic पाइपलाइन। मतलब देखो क्या है, हम डाइवर्सिटी मतलब RRCSP जिसको हम बोलते हैं कि रिलीजन, रेस वगैरह पे क्या होता है, भेदभाव वगैरह होते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी क्या है, बढ़ सकती है। इंक्लूसिविटी में मतलब क्या है हमारा, कि हमारे जो पीछे रहने वाली चीजें, पीछे रहने वाली मतलब जिनको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है, जिनको हमेशा पीछे रखा जाता है, जैसे कौन है, हमारे वुमेन्स, औरतों को पीछे रखा जाता है। फिजिकली चैलेंज लोग मतलब जिन जो
फिजिकली ठीक नहीं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, या फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी के अंदर, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज मतलब ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं कैटेगरी को, जैसे क्रिश्चियंस वगैरह हुए, है ना, फारसीज वगैरह, ये उनके यहाँ हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्या है, कम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज बोलते हैं, ठीक है। और जो इकोनॉमिकली वीकर है, जिनके पास क्या है, पैसे वगैरह की क्या होती है, कमी होती है, वो क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, हम इनको क्या ले सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में इनको हम क्या कर सकते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कहाँ है, आगे आए, आगे आके अपना योगदान दें इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए, कंट्री को ग्रो करवाने के लिए, है ना। तो तीसरा क्या हमारा, हम क्या करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। सस्टेनेबल क्या होता है, देखो सस्टेनेबल मतलब होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको क्या मिल पाए, उनको पूरी तरीके से क्या हो पाए यूज, वो भी हमारे इन चीजों का बेनिफिट भी, उन चीजों का लाभ भी उठा पाए। जैसे हम पेड़ों का यूज कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से करें कि वो, अगर हम पेड़ों का यूज करें तो हम उन्हें लगाए भी, जिससे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो क्या कर पाए, इसका भी, पेड़ों का भी फायदा उठा पाए। जितना पेड़ कम होगा उतनी ही गर्मी वगैरह बढ़ेगी। मीटिंग द क्या लिखा हुआ, मीटिंग द डेवलपमेंट डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब हम इस तरीके से चीजों को यूज करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है आने वाली, उनको क्या हो कि इन चीजों, ये चीज का भी फायदा मिले, है ना। मीट देयर ओन नीड्स, इट एम्फसाइजेस द दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज, मतलब अगर हमारी इकोनॉमी डैमेज होगी तो फिर आगे चल के जो लोग हैं उनको क्या ही मिलेगा, है ना। इक्विटी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ध्यान रखना। ये जो फोर्थ हमारा क्या है, वैल्यू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो फोर्थ पैरामीटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो, मूविंग बियॉन्ड मेयर इक्वालिटी, ट्रीटिंग एवरीवन एग्जैक्टली द सेम, आपको समझना पड़ेगा, मतलब कि इक्वालिटी एंड इक्विटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखो अगर हम इस पे आए, ये वाली इमेज को देखो, अगर हम इस पे आए तो इसमें क्या है, ये है हमारी इक्वालिटी, ये हमारी इक्विटी, ये क्या है हमारी इक्वालिटी, और एक क्या है हमारी इक्वालिटी, ये आपका अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, इस पे डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है। सबको सेम चीज प्रोवाइड करना है, सेम चीज प्रोवाइड करवाने को हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबको सेम चीज प्रोवाइड करवाने को हम क्या बोलते हैं, सबको सेम चीज प्रोवाइड करवाने को हम बोलते हैं हमारी इक्वालिटी, ठीक है। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है लोगों की, हिंदी में मैं आपको इसलिए बताऊं कि अच्छे से समझ आए, लोगों की जरूरत के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करना, लोगों की जरूरत के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करना, जिससे वो इक्वली क्या हो पाए, खड़े रह पाए, जिससे वो बराबरी के लेवल पर खड़े रह पाए। देखो जैसे लोग हैं, अब इधर हम देख रहे हैं कि एक छोटी हाइट वाली लड़की है, फिर उससे बड़ी है, उससे फिर बड़ा इंसान है, ठीक है। इनको हमने बराबर सेम हाइट के क्या दिए गए हैं, सेम हाइट के हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिससे वो, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं। लेकिन इधर हमने क्या किया है, इक्विटी में हमने क्या किया, उनको सेम बेस प्रोवाइड नहीं करके हमने उन्हें उनकी एबिलिटी के हिसाब से जिस चीज की उनको जरूरत है वो चीज हमने उन्हें प्रोवाइड किया, जिससे वो क्या कर सके, एक लेवल पे आके खड़े हो सके। ये क्या होता है, हमारा इक्विटी होता है। आई होप समझ में आपको आ गया है। क्या लिखा हुआ है इधर, गिविंग एवरी सिटीजन अ पेयर ऑफ शूज इक्वालिटी, मतलब हम सबको एक सेम चीज दे रहे हैं, वो इक्वालिटी होता है, लेकिन उनके साइज के हिसाब से अगर हम क्या करेंगे, उनको शूज प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो इजीली क्या कर सके, प्रॉपरली वॉक कर सके, वो क्या होती है, हमारी इक्विटी होती है, ठीक है। टू एम्ब्रेस इक्विटी प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सपोर्ट टू इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो देखो इसके नोट्स मैंने जैसा बताया डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और ये जो हमारा बैच के बारे में, ऑनलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो वो आपको सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ में क्लास 10th का या फिर क्लास 9th का भी बैच आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको इस व्हाट्सएप, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो, एक कॉल भी कर सकते हो, या फिर आप हमें डीएम भी कर सकते हो। 500 पर मंथ में आपको सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ साथ आपको सपोर्ट मिलेगा इंग्लिश, इस बैच में आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, इंग्लिश के साथ साथ आपको एसएसटी, और एसएसटी के साथ साथ आपको साइंस, ये तीन चीजें आपको क्या मिलेगी, ऑनलाइन बैच में आपको मिलेगी। और सॉरी हाँ, मैथ भी तो है, तो मैथ भी, ये सारी चीजें 1 2 3 4 500 रुपीज पर मंथ में ऑनलाइन बैच में आपको ये मिलने वाला है। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो इसको फॉलो करना मत भूलना। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp
So myself Saurabh Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well. Bye bye.